आज हम बात करते हैं 7QC टूल्स की। 7QC टूल्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं आपने अपने करियर में इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। बट 7QC टूल्स को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है, बिकॉज ये टूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो 7QC टूल्स ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली QC। ये ऐसे टूल्स हैं जो सब जगह यूज होते हैं। इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स कहा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन टूल्स की बहुत ही जरूरत पड़ती है। विदाउट इन टूल्स के बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग करना मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इनकी टूल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने अच्छे से इन्हें समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हम 7QC टूल्स में QC की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। क्यूसी है क्या चीज? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी कंट्रोल है क्या। तो यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की कि क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज है। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल की वैसे तो अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट टाइम्स में। डिफरेंट क्वालिटी क्रूज ने, डिफरेंट बहुत सारे क्वालिटी क्रू हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब किया है। बट हम अगर बात करते हैं ISO 9001 2015 की, तो ISO 9001 2015, जैसे कि आप सबको ही मालूम है, ISO एक स्टैंडर्ड है जिसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। उसका क्लॉज 3.3.7 कहता है कि क्वालिटी कंट्रोल इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है और फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। और इसकी जो फोकस होता है, ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के काम आता है। इस तरह से जो क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशंस है, इट इज पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल इज मोर द इंस्पेक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल केवल इंस्पेक्शंस की बात नहीं करता है। क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस की बात करता है, क्वालिटी कंट्रोल इवेल्युएट की बात करता है, क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूवमेंट की, प्रोसेस की, अप्रूवल की, रिजल्ट्स की और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है। इन सब टर्म्स को अगर मिला दिया जाए तो क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर क्वालिटी की डिफरेंट तरह की टूल्स के बारे में बात की गई है और इसके डिफरेंट बेनिफिट्स के बारे में बात की गई है। पिछली स्लाइड्स में क्वालिटी मैनेजमेंट की एक बात आई थी, तो हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या और क्वालिटी मैनेजमेंट किस अप्रोच पे काम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक PDCA अप्रोच है। PDCA आप लोग जानते ही होंगे, PDCA इज प्लान टू चेक इट। प्लान टू चेक इट अप्रोच पे बात करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लान टू चेक इट मैनेजमेंट सिस्टम के एक सर्किल में दिखाया गया है, जिसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स कंटेस्ट की बात होती है, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज की बात होती है, एंड इसके बाद कस्टमर, इसके जो आउटपुट्स हैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात होती है। तो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ QMS। हम ISO 9001 2015 की बात करते हैं तो इसमें टोटल 10 क्लॉज हैं। और क्लॉज वाइज अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स कंटेस्ट जो है क्लॉज नंबर 4 है। क्लॉज नंबर 5 बात करता है लीडरशिप की, और लीडरशिप के चारों तरफ जो क्लॉज आते हैं, क्लॉज नंबर 6 जो कि प्लानिंग की बात करता है, क्लॉज नंबर 7 एंड 8 सपोर्ट एंड ऑपरेशन की बात होती है, क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और क्लॉज नंबर 10 इंप्रूवमेंट की बात करता है। और ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये एक वेल डिफाइंड सर्किल के अंदर होते हैं, जिसे हम प्लान डू चेक एट सर्किल कहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लीडरशिप सेंटर में है। सो इट मीन्स लीडरशिप बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। विदाउट लीडरशिप इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्शंस की। इंस्पेक्शन है क्या? देखिए, इंस्पेक्शंस को अगर हम सिंपल लहजे में समझें तो इंस्पेक्शन इज बेसिकली द मेजरमेंट। व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और हम इसे और डिफाइन वे में समझने की कोशिश करें तो इंस्पेक्शन जो है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन आप दे सकते हैं, इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग टू गेज वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द कंपैरिजन ऑफ दीज विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स टू डिटरमाइन कंफर्मिटी। इंस्पेक्शन जो होता है वो किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी सिस्टम का हो सकता है, थ्रू मेजरमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो कंपैरिजन होता है, दैट मीन्स जो रिजल्ट है उसका कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में होता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं
और हम किसी सर्विस को चेक करते हैं, किसी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर के दायरे में या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल नहीं करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा इंस्पेक्शन जो है वो एनजी है या नॉट गुड है। यहाँ पे हम 3 टाइप के क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में 3 तरह के इंस्पेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्पेक्शन होता है इसे प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन कहते हैं। सेकंड इंस्पेक्शन को इनलाइन इंस्पेक्शन कहते हैं या प्रोसेस इंस्पेक्शन भी कह देते हैं। और थर्ड होता है फाइनल इंस्पेक्शन, या हम इसे पीडीआई भी कह देते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। हमने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा, हमने मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टूल्स, कि टूल्स की बात होती है तो टूल्स एक्चुअली हैं क्या चीज। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे टूल्स हैं क्या, तब तक हम इस कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। देखिए टूल्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, टूल्स इज समथिंग विच हेल्प्स अस डू एनी टास्क इन सिंपलर वे और इन विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। तो यहाँ पे टूल की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो टूल इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन एक्सटेंड एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मॉडिफाई फीचर्स ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सो टूल क्या बात करता है, टूल वो चीजें हैं जो आपकी एबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको सपोज अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, लेट से आपका जो ऑफिस है वो आपका 10 किलोमीटर दूर है। सो देर आर वेरियस वे टू गो ऑफिस। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप किसी अपनी बाइक से जा सकते हैं, किसी आप अपनी कार से जा सकते हैं। तो अगर आप सिंपल अगर पैदल चल के जाते हैं तो इट विल टेक अराउंड 10 किलोमीटर चलने में। आप बोलेंगे कि मुझे मे बी इट विल टेक 3 आवर्स, 4 आवर्स। और अगर आप कहते हैं कि मैं किसी व्हीकल की हेल्प से जाता हूँ, मैं अगर बाइक की हेल्प से जाता हूँ या अगर मैं कार की हेल्प से जाता हूँ, तो आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स। सो यहाँ पे व्हीकल ने क्या किया है, यहाँ पे जो आपने कार यूज की उसने क्या किया, आपकी एबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, आपकी एबिलिटी को मॉडिफाई कर दिया। जो काम आप नॉर्मल वे में 3 घंटे में करते हैं वो आप सिंपली 10 मिनट में या 15 मिनट में कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार है या जो व्हीकल आपने यूज किया वो एज ए टूल की तरह काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में, तो ये टूल्स बेसिकली क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करते हैं। सो सिंपल वे में अगर आप समझ सकते हैं तो देयर इज एन प्रॉब्लम, तो डिफरेंट टाइप टूल्स हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे चैटशीट यूज कर रहे हैं, पैरेटो यूज कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, process mapping, histogram, and control charts. And this is a solution. So the journey become very easy with the help of these tools. And problem से लेकर solution के बीच में ये different tools हैं जो हमारी help करते हैं हमें solution तक आने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी टूल्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल्स। 7 QC टूल्स को अब हम यहाँ पे और अच्छे समझें कि 7 QC टूल्स हैं कौन कौन से। तो पहला जो टूल्स है इट इज ए चैट शीट, सेकेंड टूल इज फ्लो चार्ट, थर्ड टूल इज पैरेटो, फोर्थ टूल इज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिफ्थ टूल इज स्कैटर डायग्राम, फिफ्थ सिक्स टूल इज कंट्रोल चार्ट्स, एंड लास्ट एंड फाइनल टूल इज हिस्टोग्राम। ये टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 7 QC टूल्स में। जो पहला टूल है और सबसे इम्पोर्टेंट, आई कैन से दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज अ चैट शीट। सो चैट शीट क्या चीज़ है? चैट शीट बेसिकली जब हम किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं या हम जब डेटा गैदरिंग करते हैं, तो डेटा गैदरिंग के लिए हमें एक चैट शीट को डिजाइन करना होता है। और चैट शीट इज नथिंग, इट इज अ फॉर्मेट जहाँ पे हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को बाद में यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए। तो जैसा आप देखेंगे चैट शीट मैंने यहाँ पे लगाई है, और इस चैट शीट में ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट नेम की बात हो रही है, डेट्स की बात हो रही है, टाइम, एग्जीक्यूटिव नेम, कौन वहाँ पे इंजीनियर है, और क्या डिफेक्ट्स वहाँ पे चेक हो रहे हैं। सो लेट से कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है। उस इंस्पेक्शन में आप देखते हैं कि लैप मार्क, नेक क्रैक, फिनिश चेक, शोल्डर चेक, स्प्लिट रिंग, बॉडी चेक। सो कुछ डिफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। वो डिफेक्ट्स को जब शिफ्ट में कोई इंस्पेक्टर या कोई जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे चेक करता है, तो यहाँ पे टेली मार्किंग से वो मार्क कर देता है कि उस प्रोडक्ट में कितनी बार वो डिफेक्ट रिपीट होते हैं। और यहाँ पे सिंपल काउंट इसका दिया गया है। सो दिस इज 5 1 2 3 4 एंड क्रॉस, दिस इज द फिफ्थ क्रॉस लाइन एंड द 6 7 8। सो 8 38 24 17 19 14 एंड टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट काउंट इज 120। अगर हम समझे तो हो क्या रहा है यहाँ पे, चैट शीट एक डेटा गैदरिंग का काम करती है, और यहाँ पे चैट शीट इस तरह से डिजाइन की जाती है कि आपको मैक्सिमम डेटा मिले जो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे।
हम इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम इसे ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव देखें तो वो लोग चेक शीट की तरह होते हैं, और उनका काम ये होता है कि जब वो आपसे बात करते हैं या कहीं वो जाते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं, जहाँ पे आप उनको बहुत सारे आंसर देते हैं और उन आंसर की हेल्प से वो कुछ कुछ कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह के जो लोग होते हैं वो मैं कह सकता हूँ चैटशीट की तरह होते हैं। 7QC टूल्स में अगला टूल है, ये फ्लो चार्ट की बात करता है। फ्लो चार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। फ्लो चार्ट बेसिकली है क्या? हम फ्लो चार्ट को समझें तो फ्लो चार्ट एक पाथ है जो ये दिखाता है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है या कोई सर्विस है या कुछ और भी काम है, तो वो किस किस प्रोसेस से होकर निकलता है और लास्ट में कैसे वो अपने फाइनल स्टेज तक जाता है। मैंने यहाँ पे दो तरह के फ्लो चार्ट्स की बात की गई है, हाई लेवल फ्लो चार्ट्स की बात की है और डिटेल फ्लो चार्ट की बात की है। आइए समझते हैं इसमें अंतर क्या है। हाई लेवल फ्लो चार्ट बात करता है माइलस्टोन की एक्चुअली। सो अगर हम यहाँ समझें कि कोई ऑर्डर पंच होता है, ऑर्डर आपके सिस्टम में आता है, तो ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, ऑर्डर का क्रेडिट चेक हुआ, इन्वेंट्री चेक होता है, प्रोडक्शन में गया, शिपमेंट हुई और बिलिंग हुई। सो दीज आर द 6 स्टेप्स जहाँ से वो ऑर्डर प्रोसेस होता है। ये बेसिकली क्या है, इसके चेक्स हैं, चेक्स कह सकते हैं, माइलस्टोन कह सकते हैं, जहाँ पे ये ऑर्डर प्रोसेस होता है और उस इन प्रोसेस के थ्रू बनता है। लेकिन हम दूसरे डिटेल्ड फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो डिटेल्ड फ्लो चार्ट बेसिकली बर्ड आई फ्लो चार्ट, बर्ड व्यू फ्लो चार्ट हम इसे कहते हैं, और ये जो बात करता है ये ईच एंड एवरी स्टेप माइक्रो प्रोसेस की बात करता है। जैसे इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, इससे ऑर्डर रिसीव हुआ किसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। जब कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो हम यहाँ पे दिखाते हैं ऑर्डर रिसीव होते हुआ, इसके बाद एंटर ऑर्डर इन सिस्टम। सो एसएपी में इसकी एंट्री हो गई। क्रेडिट चेक, सो इट इज द वर्क ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट्स जो उसका क्रेडिट चेक करते हैं। अगर उसका क्रेडिट गुड है तो ये आगे मूव कर जाता है, अगर क्रेडिट गुड नहीं है तो रिफ्यूज ऑर्डर, तो ऑर्डर रिफ्यूज हो सकता है, राइट। इसके बाद चेक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जाता है। इस प्रोडक्ट इन इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो चेक करता है कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री में है या नहीं है। अगर नहीं है तो मटेरियल नीडेड कितने रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगला फ्लो चार्ट चलता है। और अगर प्रोडक्ट इन्वेंट्री में है तो फिर आगे क्या स्टेप है वो ही चलते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर को, एक एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दिया डिफरेंट डिफरेंट छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर्स में, फॉर सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ये देख पाते हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं प्रोसेस में, या हमारी जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर रहे हैं तो वो कहाँ पे हो सकती है और कहाँ पे हमें हिट करना है। सो डिटेल फ्लो चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगेन पर्सोनिफिकेशन इसका करूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिटेल में आपसे पूछते हैं कि कैसे कैसे किस स्टेज में काम हुआ, या कौन कैसे कहाँ गया, कैसे वो वहां तक पहुंचा, या फिर जैसे कुछ और गॉसिप्स होती हैं, गॉसिप्स में बिल्कुल माइक्रो लेवल पर डिटेलिंग होती है। सो बेसिकली वो क्या है, वो इस तरह के लोग हैं जो डिटेल फ्लो चार्ट की तरह काम करते हैं। डिटेल फ्लो चार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल्स में, दिस इज द रेक्टेंगुलर सिंबल, दिस इज द एरो, these are decision marking symbols, this is the delay or wait symbols, this is a link symbol, input and output symbols, document symbol, and alternate symbols for start and end points. So these are the basic symbols which are very necessary to make any flow chart. तो जब हम फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं, फ्लो चार्ट जब खींचेंगे तो ये इस तरह के सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वहां पे सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे मैं आपको लेट से आई एम टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो कहीं पे कुछ डिसीजन मेकिंग की बात आती है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आया, क्वेश्चन आता है इज दिस प्रोडक्ट इज गुड और बैड। सो यहाँ पे डिसीजन क्रिएट हो रहा है, तो आपको डिसीजन देना है कि ये प्रोडक्ट गुड है या बैड है। अगर गुड है तो आपको एक अलग तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा, और बैड है तो एक अलग तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो वहां पे हम इस डिसीजन बॉक्स का यूज करेंगे। अगेन आप देखिए यहाँ पे डी का सिंबल है, डी का सिंबल डिले को दिखाता है। डिले दैट मीन्स अगर किसी प्रोसेस में कुछ डिले आ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पे ये डिले डी सिंबल से डिले को दिखाया जाता है। मैं अगेन बैक करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज द डायमंड बॉक्स जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात होती है। अगेन दिस इज द डायमंड बॉक्स और डिसीजन मेकिंग की बात होती है। और दिस इज द इन एंड आउट सिंबल। सो
सपोज प्रोसेस स्टार्टिंग और प्रोसेस एंड की बात होती है तो इस तरह के सिंबल्स के इलिप्टिकल सिंबल्स का यूज होता है। आइए हम अगले टूल की बात करते हैं। 7QC टूल्स का जो अगला इंपॉर्टेंट टूल है उसे हम कहते हैं पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट जो नाम दिया गया है, देयर वाज इट वाज इटालियन साइंटिस्ट एक्चुअली, सो द नेम वाज विल फेरेटो पैरेटो। सो विल फेरेटो पैरेटो ने 1906 में उन्होंने स्टडी की, बिकॉज वो इकोनॉमिस्ट थे और डिफरेंट तरह की स्टडीज करते रहते थे। सो उन्होंने देखा कि इटली में 80% ऑफ द नेशनल इनकम बिलोंग्स टू ओनली द 20% ऑफ रिच पीपल। सो उन्हें देख के बड़ा स्ट्रेंज हुआ कि उस नेशन की जो 80% जो इनकम थी वो केवल 20% लोगों के हाथ में थी। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन विद हिम ऑन दैट टाइम। सो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स को और जगह भी चेक किया और उन्होंने पाया कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, इट्स अ नेचुरल कॉन्सेप्ट विच आर प्रिवेलिंग एवरीवेयर। इट मीन्स हम काफी जगह पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट मिलता है, प्रिवेल होता है और हर जगह देखने को मिलता है। मैं इसका एक बहुत बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स में कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल आते हैं। इट मीन्स अगर हम पूरी बुक की बात करें तो पूरी बुक में शायद आई थिंक 30, 40 या 50 क्वेश्चन होंगे जो पिछले 10 सालों में रिपीट होते हैं, आउट ऑफ 1000 क्वेश्चन। सो दिस इज द अगेन द पेरेटो कॉन्सेप्ट। सो पेरेटो बात करता है इम्पोर्टेंस पे। सो 80-20 का रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे हम पेरेटो में देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ किया है और बार ग्राफ में इसे क्यूमुलेटिव वे में इसका हमने परसेंटेज ड्रॉ की है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 80% यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ से अगर हमें सीधी लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ करें, सो दीज आर 1, 2, 3, 4, दीज आर द 4 पॉपुलेशन और बार ग्राफ्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट मीन्स ये 20% है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 80% है। आप समझे यहाँ पे कि ये जो 4 बार ग्राफ है इनकी अगर हम परसेंटेज, अगर हम गिनती की बात करें तो ये मे बी 20% है, बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 80% होता है। सो इसलिए पेरेटो प्रिंसिपल बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाइटल फी और ट्रैवल मैनी की बात करता है। इस हम लाइफ में काफी जगह देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत जगह में कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी टूल्स का वो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसे हम इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। बेसिकली इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इशिकावा साहब एक जापानीज इंजीनियर थे एंड वन ऑफ द टाइम जब वो फिश खा रहे थे तो उनको फिश का स्केलेटन दिखा और उनके दिमाग में उनको उस फिश को दिख गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो इस तरह का यूज होता है बेसिकली। सो अगर आप इसमें देखें कि फिश बनी हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्केलेटन से जो निकल रहे हैं जो कि पीपल, मशीन, मेथड, मेजरमेंट मेथड और एनवायरनमेंट को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 4M प्लस 1P और 1E की बात हो रही है। सो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में जब किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, कोई स्टैब्लिश प्रोसेस है, कोई स्टैब्लिश अगर सिस्टम चल रहा है और उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके जो रीजंस होते हैं वो इन 6 में से ही कोई होते हैं। या तो पीपल का रीजन होता है, दैट मीन्स या तो पीपल चेंज है, राइट, ये हो सकता है। मशीन का है, मशीन चेंज हो सकती है। मेथड का है, गलत मेथड या अप्रोप्रिएट मेथड यूज नहीं किया, दिस इज वन ऑफ द कॉज। मेजरमेंट सिस्टम कॉज हो सकता है, अगर आपका गलत तरीके से मेजरमेंट किया है तो गलत मेजरमेंट से आप सेटिंग आपकी गलत होगी और आपको रिजल्ट भी गलत मिलेंगे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मटेरियल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि रॉ मटेरियल में अगर कुछ चेंज है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज समहाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो जाड़ों के समय में कुछ अलग बिहेव करते हैं और गर्मियों में कुछ अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो इस डिफरेंट बिहेवियर की वजह से जो आपका आउटपुट होता है, आउटपुट चेंज हो जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो इस टूल को आप यूज करें। इस टूल में आप एक फिश को आप ध्यान में रखिए जिसमें आप अपने फिश के मुंह की तरफ आप प्रॉब्लम लिखिए और अपने प्रॉब्लम के जो पोटेंशियल कॉजेज हैं या आपको संभावित जो कारण लगते हैं उनको आप इस कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, पीपल, मशीन, मेथड, मेजरमेंट, मटेरियल एंड एनवायरनमेंट। तो श्योरली आप एक एक अच्छी थॉट प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलेगी सोचने के लिए। और जब आपको एक अच्छी थॉट प्रोसेस मिलेगी तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेटर वे में और अच्छे से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। 7QC टूल्स में अगला इंपॉर्टेंट टूल है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताता है।
हमने सिंपल, अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन देखी है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है कि y एक डिपेंडेंट फंक्शंस है और x एक इंडिपेंडेंट फंक्शंस है। सो इंडिपेंडेंट फंक्शंस जो कि हम नॉर्मली x एक्सिस पे डिनोट करते हैं, x एक्सिस पे डिनोट जो रीडिंग्स हैं वो इफेक्ट डालती है y एक्सिस पे। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि किसी कारण के लिए, किसी इफेक्ट के लिए बहुत सारे कॉज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट हमें कॉजेस का इम्पैक्ट नहीं पता कि कॉजेस कितने रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पे स्कैटर डायग्राम का यूज होता है। हम नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट हमारे डेटाज हैं, इंडिपेंडेंट डेटाज को वाई एक्सिस यानी कि हम प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में रख के ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि उनमें कितना अच्छा कोरिलेशन बन रहा है। अगर इस तरह के ग्राफ प्लॉट करने में कोई कोरिलेशन नहीं है तो वो नन कोरिलेशन आएगा। लो कोरिलेशन है तो आप इस तरह दे सकते हैं कि इस तरह के डॉट्स आएंगे। हाई कोरिलेशन के लिए ग्रीन डॉट्स दिखाए गए हैं, और परफेक्ट कोरिलेशन के लिए जो कि 45 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे एंगल खींचूं तो 45 डिग्री का होगा, एक परफेक्ट कोरिलेशन बनता है। हम इस तरह के कोरिलेशन को, जो पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट कोरिलेशन, उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर ये कोरिलेशन नीचे की ओर है तो नेगेटिव कोरिलेशन। इस तरह से हम इनको डिफरेंट नाम्स देते हैं। सो डेटा गैदरिंग के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। विदाउट इसके आप ये कंक्लूड नहीं कर पाते हो कि आप किस तरह से, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपके सिम्टम्स से किस तरह रिलेट है। सो अगर आपको अपने सिम्टम्स से अपनी प्रॉब्लम को रिलेट करना है तो आपको डेफिनेटली ये टूल्स का यूज करना होगा, जहाँ पे आपके डिफरेंट तरह के जो आपके सिम्टम्स होंगे उनका डेटा नोट करना होगा और उनके डेटा को प्लॉट करना होगा आपके इफेक्ट के साथ या आपकी प्रॉब्लम के साथ। अगला टूल जो क्वालिटी टूल में आता है वो कंट्रोल चार्ट है। कंट्रोल चार्ट अगेन इट्स अ वेरी गुड टूल, इट्स a statistical टूल। सो बेसिकली अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में प्रोसेस किस तरह से वेरी करता है उस चीज को ये कंट्रोल चार्ट दिखाता है। अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ड्रॉ होती हैं और कस्टमर स्पेसिफिकेशन के से ये हम लिमिट्स को निकाल सकते हैं। सो इसको बनाने के लिए प्रॉपर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की हेल्प से ग्राफ प्लॉट होता है। ग्राफ प्लॉटिंग के बाद ये रियल टाइम ग्राफ है। ग्राफ प्लॉटिंग से हम देखते हैं कि कौन से ऐसे डेटास हैं जो कि हमारे अपर कंट्रोल या लोअर कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। उन जब वो पॉइंट्स हमारे बाहर जाते हैं तो वहां पे क्या स्पेशल कॉज है और उस स्पेशल कॉज के क्या कारण है। तो इस तरह से जब हम इस डायरेक्शन में काम करते हैं तो हम एक बेटर वे में डिसीजन ले पाते हैं, बेटर वे में प्रॉब्लम को समझ पाते हैं और उस पर एक्शन ले पाते हैं। नेक्स्ट टूल की जो हम बात करते हैं हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। हिस्टोग्राम को हिस्ट्री प्लस डायग्राम में हम डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री प्लस डायग्राम दैट मीन्स डायग्राम ऑफ एनी हिस्टोरिकल डेटा। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये डायग्राम है जो कि एक हिस्टोरिकल डेटा का डायग्राम है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा को एक सिस्टमेटिक वे में ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट किया और ये देखा कि प्रोसेस की जो शिफ्टिंग है ये किस तरफ है। सो सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम में, आप देखते हैं यहाँ के ये फीचर्स कुछ बात की गई है कि नॉर्मल ग्राफ में और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता है जबकि बार चार्ट में गैप्स होते हैं, राइट। और हिस्टोग्राम हमें प्रोसेस की शिफ्टिंग को दिखाता है कि प्रोसेस हमारा किस तरफ शिफ्ट है, इधर स्क्यूड है, इधर पॉजिटिव शिफ्ट है, इधर नेगेटिव शिफ्ट है। इन सब चीजों को हम हिस्टोग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा प्रोसेस की शिफ्टिंग किस तरफ है, इट मीन्स हमारा प्रोसेस जो अपर कंट्रोल की तरफ शिफ्ट है या लोअर कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हमें एक्शन लेने में आसानी होती है और हम समझ जाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो किस तरफ है। हमने सारे क्यूसी टूल्स को स्टडी कर लिया है। आइए से एक बार रिकैप कर लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की हमने बात की, जिसे इशिकावा या फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। हमने चैटशीट की बात की। चैटशीट जो डेटा गैदरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। चैटशीट की डिजाइनिंग काफी हद तक इस चीज पे आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। अगर आप चैटशीट को बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं, चैटशीट में डेटा को गैदर करते हैं, तो यकीन मानिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। हम कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं। कंट्रोल चार्ट अगेन एक ग्राफिकल एनालिसिस है जो हमें दिखाता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा डेटा जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर तो नहीं जाता है, और अगर ये बाहर जा रहा है तो उसके पीछे स्पेशल कॉज है या कॉमन कॉज है।
अगर हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं, हिस्टोग्राम जैसे मैंने बताया आपको, हिस्ट्री प्लस डायग्राम की बात है। इट मीन्स डेटा गैदर हो चुका है, डेटा गैदर को हम जब प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोसेस की शिफ्टिंग किस तरफ है, ये पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है या नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है। पैरेटो की बात करते हैं, पैरेटो बात करता है आपके प्रायोरिटी की, अगेन वाइटल फ्यू ट्रेवल मैनी के कॉन्सेप्ट पे बात करता है, और ये बताता है कि 20% 80-20 के रूल के हिसाब से कुछ ही डेटा इंपॉर्टेंट होता है जो जिसका जो इम्पैक्ट होता है वो 80% होता है। स्कैटर डायग्राम ये एक रिलेशनशिप डायग्राम है जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, और हम ये देखते हैं कि एक्स डेटा जो कि एक इंडिपेंडेंट डेटा है वो किस तरह एक डिपेंडेंट डेटा को इम्पैक्ट डालते हैं। लास्ट हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में जो हम टूल्स हमने यूज किए वो फ्लो चार्ट और रन चार्ट थे। फ्लो चार्ट रन चार्ट से हम एक माइक्रो लेवल पे प्रोसेस को समझते हैं और हमें देखते हैं कि हमें कहाँ पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो साथियों, इस तरह से आज हमने 7QC टूल्स के सारे टूल्स को समझा, और मैंने इन टूल्स को लिंक किया एक ह्यूमन बिहेवियर से, ये जानने के लिए कि हम किस तरह अपने आप को कोरिलेट करते हैं, हम किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। हम क्या पैरेटो की तरह काम करते हैं, हम क्या चैटशीट की तरह काम करते हैं, क्या हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का बिहेवियर तो नहीं रखते हैं कि हम ये सोचे कि ये प्रॉब्लम है तो ये कॉज हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे टूल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन टूल्स पे बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।